गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंतिम खाते अर्थात वित्तीय विवरण समायोजन सहित बनाने वाले हैं। अर्थात एकाकी व्यापार की पुस्तकों में जो अंतिम खाते बनाएंगे तो उसका अध्ययन आज हम करने वाले हैं। तो उसके लिए हम प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पे हल करने वाले हैं। उस प्रश्न में देख लो क्या सूचनाएं है, और जो भी सूचना है वह सूचना कौन से मद में जाएगी उस पर भी आपको ध्यान रखना है। इस अध्याय के पहले आपने वित्तीय विवरण, सामान्य जो वित्तीय विवरण है जिसमें समायोजन नहीं थी, उस टाइप के आपने वित्तीय विवरण बना लिए हैं। अर्थात व्यापार खाता, लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा आप बना चुके हो। व्यापार खाते में कौन कौन सी मदें आती है, लाभ हानि खाते में कौन कौन सी मदों को शामिल किया जाता है, और चिट्ठे के दायित्व पक्ष में क्या क्या रहता है, और संपत्ति पक्ष में कौन कौन सी मदें आती है, उसका अध्ययन आप कर चुके हो। तो अभी उसी से ही आधारित अभी आगे का प्रश्न ये जो है उसी में आपको समायोजन दिए जाएंगे, और वो समायोजन सहित अगर आप अंतिम खाते मतलब कि व्यापार खाता, लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा बनाते हो तो यह प्रश्न आपको 8 अंकों के लिए परीक्षा में पूछा जाता है। तो प्रश्न पर ध्यान देना है, और जो जो एक एक मद आएगा उनके आगे उनके नंबर लिख लेना है। व्यापार खाते में आने वाले मदों के आगे 1 नंबर, लाभ हानि खातों में शामिल होने वाले मदों के सामने 2 नंबर, और चिट्ठे के दायित्व पक्ष में शामिल होने वाले मदों के लिए 3 नंबर, और संपत्ति पक्ष में शामिल होने वाले मदों के लिए 4 नंबर आप अंकित करोगे। तो सबसे पहला मद आपको यहाँ पे तलपट में दिया हुआ है, प्रारंभिक स्टॉक, ये व्यापार खाते में जाता है इसलिए 1 नंबर। क्रय, यह भी व्यापार खाते में लिखा जाता है इसलिए 1। वेतन लाभ हानि खाते में शामिल करते हैं इसलिए 2। रोकड़ संपत्ति है अपनी इसलिए 4। विनियोग, यह भी संपत्ति है, इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं वो संपत्ति है, 4 नंबर संपत्ति में लिखेंगे। विज्ञापन, ये व्यय है इसलिए 2 लाभ हानि खाते में लिखेंगे। और बीमा, यह भी क्या है, व्यय है इसलिए लाभ हानि खाते में लिखेंगे, 2 नंबर लिखेंगे उसके सामने। मजदूरी व्यापार खाते से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय है इसलिए 1 नंबर लिखेंगे। भवन संपत्ति है, 4 नंबर लिखेंगे। देनदार, यह भी संपत्ति है, 4 नंबर लिखेंगे। डूबत ऋण हानि या व्यय है इसलिए लाभ हानि खाते में लिखेंगे, 2 नंबर। आहरण पूंजी में से घटाकर दिखाते हैं इसलिए 3 नंबर दायित्व पक्ष में शामिल करेंगे। फिर उसके बाद क्रेडिट पक्ष में दिया है विक्रय, जो व्यापार खाते में शामिल होता है इसलिए 1 नंबर। क्रय वापसी, इसे भी क्रय में से घटाकर दिखाया जाता है इसलिए 1 नंबर लिखेंगे उसके सामने। कमीशन, इसे लाभ हानि खाते में लिखेंगे, अभी यहाँ पे क्रेडिट में दिया है इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे। किराया, यह भी लाभ हानि खाते वाला ही मद है, यह भी क्रेडिट में है मतलब कि आय है इसलिए क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे लाभ हानि खाते के। फिर पूंजी दायित्व है और इसलिए इसके दायित्व में शामिल करेंगे, 3 नंबर लिखेंगे। लेनदार, यह भी दायित्व है इसलिए 3 नंबर। डूबत ऋण आयोजन, डूबत ऋण में से घटाकर दिखाएंगे इसलिए 2 नंबर। और देय विपत्र, यह भी दायित्व है, 3 नंबर। तो यह हो गया तलपट। तलपट के नीचे आपको टोटल 6 सूचना दी है, यही समायोजन है, और समायोजन कहाँ कहाँ पे जाती है उसका भी आपको अध्ययन करना है। तो इसके पहले आपने समायोजन का थ्योरी वाला वीडियो देखे होंगे, तो उसी पर ही आधारित अभी ये जो समायोजन का प्रभाव 2 जगह पर पड़ेगा, एक तो व्यापार खाता या लाभ हानि खाता, और चिट्ठे में भी दायित्व या संपत्ति की तरफ। तो अभी एक एक समायोजन पर ध्यान देते हैं। अंतिम स्कंध की समायोजन वैसे इसके पहले वाले अध्याय में हो चुकी है। तो अंतिम स्कंध, इसे आपको व्यापार खाते में क्रेडिट पक्ष में लिखना पड़ता है, साथ में संपत्ति पक्ष में भी इसको लिखना पड़ता है, इसलिए अंतिम स्कंध के लिए 1 और 4 करके लिखेंगे। मजदूरी 50 रुपये, वेतन 100 रुपया देना बाकी है करके सेंटेंस है, अर्थात मजदूरी के 50 रुपये अदत्त है, वेतन के 100 रुपये अदत्त है। तो अदत्त अगर व्यय है, अदत्त मजदूरी, अदत्त वेतन, इस प्रकार की सूचना यहाँ पे दी है। देना बाकी है मतलब कि अदत्त है, उसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके बोलते हैं। तो यहाँ पे जो अदत्त मजदूरी, अदत्त वेतन, इसको हम कहाँ लिखेंगे, मजदूरी व्यापार खाते में आता है इसलिए व्यापार खाते में मजदूरी लिखते समय अदत्त अगर है मजदूरी तो उसको जोड़ेंगे, और साथ में यह अदत्त मतलब कि देना बाकी है इसलिए दायित्व आपने बढ़ा दिया है, दायित्व पक्ष में भी इसको शामिल करेंगे, और इसीलिए अदत्त मजदूरी कहाँ पे लिखेंगे, 1 और 3 में। वेतन जो देना बाकी है, अदत्त वेतन है, वेतन वैसे लाभ हानि खाते में शामिल होता है, तो वेतन लिखते समय अदत्त वेतन जोड़कर दिखाएंगे, साथ में दायित्व पक्ष में भी उसको लिखेंगे। और आगे सूचना है उसी सेंटेंस में कि जबकि बीमे का 1/3 भाग अगले वर्ष के लिए है, तो बीमे का कुछ भाग अगले वर्ष के लिए है मतलब कि आगामी वर्ष के लिए आपने चुका दिया है, अर्थात उसी को हम बोलेंगे पूर्वदत्त बीमा। तो ये जो पूर्वदत्त बीमा है तो यह कहाँ पे आएगा, बीमा हम लाभ हानि खाते में लिखने वाले हैं, तो बीमे में से इसको घटाकर दिखाना पड़ेगा, और पूर्वदत्त बीमा संपत्ति पक्ष में भी आपको लिखना पड़ेगा, और इसलिए 2 और 4 में उसको लिखेंगे। फिर तीसरी समायोजन है, विनियोग पर 150 रुपया ब्याज अर्जित है। अर्जित ब्याज को ही उपार्जित आय करके हम
कहते हैं, इसके भी समायोजन का अध्ययन हमने थ्योरी में कर चुके हैं। तो ब्याज अर्जित है, अर्जित ब्याज, उपार्जित ब्याज, एक्रूड जो इनकम है उसे लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे और संपत्ति पक्ष में भी लिखेंगे। इसीलिए उसको हम 2 और 4 करके लिखे। फिर है देनदारों पर डूबत ऋण आयोजन। अभी देनदारों पर डूबत ऋण के लिए आयोजन जब करते हैं, मतलब कि जो भी देनदार है वह सभी रकम आपको वसूल होगी, ऐसे जो गारंटी नहीं है, संदेहात्मक देनदार है, तो उसके लिए हमने 10% डूबत ऋण आयोजन किया है। तो डूबत ऋण आयोजन करने से आपके देनदार कम होने वाले हैं और डूबत ऋण हानि या तो व्यय होने की आशंका है, और इसीलिए इसको लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में जो पहले से तलपट में डूबत ऋण दिया हुआ है उसमें जोड़कर दिखाएंगे, और साथ में इसी को ही जो भी 10% आयोजन आएगा उसको देनदारों में से घटाकर दिखाएंगे। और फिर 5वीं सूचना है भवन पर 5% घटौती। घटौती को हम डिप्रेशिएशन करके कहते हैं। डिप्रेशिएशन को घटौती मतलब कि मूल्यह्रास, संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी है ये। तो भवन पर 5% घटौती मतलब कि संपत्ति भवन जो है उसका मूल्य 5% से कम होने वाला है, और इसीलिए जो भी मूल्य कम होगा उसे हम लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे। और भवन संपत्ति में लिखते हैं तो उसमें से भी मूल्य घटाकर दिखाएंगे, अर्थात भवन का मूल्य कम होने वाला है। और फिर 6वीं सूचना है एक व्यापारी को 500 रुपये का माल लौटाया किंतु लेखा नहीं किया। अभी आपने यहाँ पे व्यापारी को माल लौटाया है। व्यापारी को माल लौटाते हो मतलब कि क्रय वापसी है, ध्यान रखना बराबर। व्यापारी को माल लौटाना मतलब कि क्रय वापसी, आपने माल खरीदा था और आपने व्यापारी को माल वापस किया है, इसलिए यह क्रय वापसी है। क्रय वापसी है मतलब कि क्रय में से इसको घटाना पड़ेगा, इसलिए व्यापार खाते में प्रभाव होगा। और आपने व्यापारी को माल लौटाया, जो भी जिस व्यक्ति से आपने माल उधार खरीदा था उसको आपने माल लौटाया है, इसलिए वह जो व्यक्ति है जिसको भी आप माल वापस करने वाले हैं वह आपका लेनदार है, क्रेडिटर है। और इसलिए दायित्व पक्ष पर जब भी हम लेनदार लिखेंगे तो उस लेनदार में से भी यह माल की वापसी आपको घटानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से व्यापारी को माल लौटाना मतलब कि लेनदार को कम करना, और ग्राहक से माल वापस आना तो देनदार कम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है। व्यापारी है कि ग्राहक है उस पर आपको ध्यान देना है। व्यापारी को माल लौटाते हो मतलब कि क्रय वापसी है ये, और लेनदार को कम करना पड़ेगा उस रकम से। और ग्राहक से माल वापस आया करके बोलेंगे तो वह विक्रय वापसी रहेगी और उसको हम देनदार से कम करेंगे। तो इस बात पर ध्यान देना है। तो इस प्रकार के ये 6 समायोजन हैं। अभी इन 6 समायोजनों के साथ और तलपट के आधार पे हमें बनाना है अंतिम खाते, अर्थात व्यापार एवं लाभ हानि खाता और साथ में चिट्ठा। तो सबसे पहले व्यापार एवं लाभ हानि खाते के लिए हेडिंग लिख लोगे। हेडिंग के नीचे जो भी वर्ष दिया है 31 दिसंबर 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए करके लिख लोगे ब्रैकेट में। 4 कॉलम्स बना लोगे, विवरण राशि, डेबिट के 2 कॉलम, क्रेडिट के 2 कॉलम। और अभी व्यापार खाते की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है प्रारंभिक स्टॉक। तो डेबिट में हम प्रारंभिक स्टॉक करके लिख लेंगे 5000 रुपया। फिर उसके बाद क्रय करके दिया हुआ है 12000 रुपये का क्रय है, उसे भी हम डेबिट में लिख लेंगे, क्रय 12000 रुपया। क्रय वापसी जो क्रेडिट में दी है विक्रय के नीचे 500 रुपये की, उसको लिखेंगे, माइनस करेंगे, क्रय वापसी माइनस करेंगे 500 रुपया, अर्थात हो गया है क्रय, शुद्ध क्रय जो आ चुका है 11500। परंतु 6वीं समायोजन में व्यापारी को आपने 500 रुपये का माल लौटाया है, उसका भी प्रभाव यहाँ पे होगा, और इसीलिए शुद्ध क्रय बाहर दिखाने के बजाय आपका शुद्ध क्रय अभी तक नहीं हुआ है, तो व्यापारी को जो भी आपने माल लौटा है उसको भी वहाँ पे घटाना है, और शुद्ध क्रय हो जाएगा अभी 11000 रुपया। 11500 में से 500 रुपया आपने 6वीं समायोजन की सूचना के अनुसार घटा दिया है, तो शुद्ध क्रय हो गया है 11000 रुपया। फिर व्यापार खाते में आता है मजदूरी 100 रुपया करके अंदर लिख लोगे। और ये जो सेकंड समायोजन में मजदूरी के 50 रुपये देना बाकी है, मतलब कि मजदूरी अदत्त है 50 रुपया, तो मजदूरी में 50 रुपया जोड़ेंगे, अर्थात कुल मजदूरी आपकी हो चुकी है उस वर्ष से संबंधित 150 रुपया। तो यह एक नंबर वाले जो 3 मदे थी उनको आपने लिख लिया है। क्रेडिट में विक्रय है तो क्रेडिट में आप विक्रय लिखोगे, विक्रय वापसी नहीं दी गई थी प्रश्न में, इसलिए विक्रय को ही बाहर लिखोगे। विक्रय वापसी अगर है तो विक्रय में से घटाकर दिखाना है। और फिर पहली समायोजन है अंतिम स्टॉक की, उसको आपको व्यापार खाते के क्रेडिट में लिखना पड़ता है। तो 5000 लिख लिए। अभी टोटल करेंगे तो क्रेडिट पक्ष का योग बड़ा है, 25000 रुपया क्रेडिट पक्ष का योग है। क्रेडिट पक्ष का योग दोनों पक्षों में बराबर सेम लाइन में लिखोगे, और अंतर निकालोगे। अंतर है 8850 रुपया। 25000 में से 11000, 5000 और 150 रुपये घटा दिए हैं,
तो अंतर आ चुका है 8,850। यह अंतर का वही नाम आप देंगे सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट करके नाम दोगे, और यह जो ग्रॉस प्रॉफिट है अर्थात सकल लाभ है वह लाभ हानि खाते में स्थानांतरित करोगे। और टोटल को मात्र क्लोज करना है क्योंकि अगले सेंटेंस से लाभ हानि खाता शुरू होने वाला है। तो फिर जो सकल लाभ आया है उसको तुरंत आप क्या करोगे, टोटल को क्लोज करने के बाद क्रेडिट पक्ष में लिखोगे, अपोजिट पक्ष में लिखोगे सकल लाभ, ये जो लाभ है व्यापार खाते से स्थानांतरित है करके, इसलिए ब्रैकेट में बराबर सूचना लिख लोगे, 8,850 रुपये लिख लोगे और इसी सेंटेंस से आपका लाभ हानि खाता शुरू हो जाएगा। अभी लाभ हानि खाते में आने वाली मदों के सामने आपने 2 नंबर लिखा हुआ है, ये उसको बराबर लिखना है और जो भी समायोजन है, जो भी अतिरिक्त सूचना नीचे दी हुई है उसको बराबर फॉलो करना है। तो वेतन सबसे पहले 2 नंबर लाभ हानि खाते में आने वाला जो मद है वेतन है, तो वेतन आप डेबिट में लिख लेंगे। वेतन से आपको सेकंड नंबर की सूचना है वेतन 100 रुपया देना बाकी है करके, तो देना बाकी मतलब कि अदत्त है, जोड़ेंगे उस वेतन में, तो वेतन आपका कुल वेतन हो जाएगा 400 रुपया। वेतन के बाद है यहाँ पे विज्ञापन। विज्ञापन के लिए कोई सूचना नहीं है, इसलिए विज्ञापन जैसे तलपट में दिया था वैसे ही लिखेंगे यहाँ पे 200 रुपया विज्ञापन के लिए। फिर आगे है विज्ञापन के बाद बीमा 300 रुपया, तो बीमा बराबर डेबिट पक्ष में लिखेंगे 300 रुपया। अभी बीमे के लिए जो सेकंड सूचना थी कि मजदूरी वेतन देना बाकी है, इसके बाद जो सेंटेंस है उसमें लिखा है कि बीमे का 1/3 भाग अगले वर्ष के लिए है। तो बीमे का 1/3 भाग अगले वर्ष के लिए है, मतलब कि बीमा 1/3 पूर्वदत्त है। तो बीमा पूर्वदत्त है इसलिए बीमे में से पूर्वदत्त रकम घटाएंगे, 1/3 1/3 करके बोला गया है, तो 300 का ही 1/3 निकालेंगे, वह हो जाएगा 100 रुपया। अर्थात 300 में से 100 रुपया घटाकर शुद्ध बीमा जो उस वर्ष से संबंधित है 31 दिसंबर 2000 तक के लिए जो बीमा है वह है मात्र 200 रुपये का, उसी को ही आपको इस खाते में लिखना है। तो ये बीमे की रकम यहाँ पे आएगी 200 रुपया। फिर बीमा के बाद है डूबत ऋण। डूबत ऋण 100 रुपया दिया हुआ था और डूबत ऋण के लिए चौथे नंबर की सूचना है देनदारों पर डूबत ऋण आयोजन कीजिए। डूबत ऋण आपको लिख लेना है, 100 रुपया लिख लिए डूबत ऋण का, फिर उसमें जोड़ेंगे देनदारों पर 10% आयोजन। तो देनदार की रकम देखोगे कितनी है, देनदार है आपके पास 4,000 रुपये का, 4,000 रुपये का ही 10% निकाल कर डूबत ऋण में जोड़ना है आयोजन के रूप में। तो 4,000 का 10% हो जाता है 400, अर्थात डूबत ऋण में देनदार पर 10% आयोजन अगर जोड़े हैं तो हो गई ही रकम डूबत ऋण की 500 रुपया। अभी एक डूबत ऋण आयोजन आपको क्रेडिट में भी दिया था तलपट के, तो उसको अगर आपको ज़्यादा दुविधा लगती है तो आप उसको क्रेडिट में लाभ हानि खाते के शामिल कर सकते हो, या तो शुद्ध जो डूबत ऋण है आपका उसे अगर आपको निकालना है तो ये जो डूबत ऋण आपने आयोजन देनदारों पर आयोजन जोड़ने के बाद आपको डूबत ऋण के लिए जो क्रेडिट वाला जो तलपट में दिया हुआ है डूबत ऋण आयोजन उसको आपको घटा देना है। तो माइनस करेंगे डूबत ऋण आयोजन तलपट वाला, तो 500 में से 200 रुपया घटेगा, तो आपके पास का शुद्ध डूबत ऋण जो है वह है 300 रुपया। मतलब कि अभी तक आपको जो भी रकम नहीं वसूल हुई है वह कितनी है 300 रुपया। तो इस प्रकार से ये डूबत ऋण के लिए समायोजन पर विशेष ध्यान आपको देना है। तो डूबत ऋण लिख लिए। फिर उसके बाद अभी तलपट में क्रेडिट वाली मदों के लिए 2 नंबर आपने लिखा है, तो कमीशन है, तो क्रेडिट में तलपट दिया है, तलपट के क्रेडिट में कमीशन है, इसलिए लाभ हानि खाते के क्रेडिट में ही कमीशन लिखोगे। कमीशन के लिए कोई सूचना नहीं थी, इसलिए जैसे अमाउंट वहाँ पे थी वैसे यहाँ पे लिखेंगे। फिर किराया दिया हुआ है 300 रुपया, वह भी क्रेडिट में है, इसलिए आप इधर लाभ हानि खाते के क्रेडिट में किराया लिखोगे, उसके भी लिए कोई समायोजन नहीं है, तो किराए का आएगा 300 रुपया। फिर है अभी यहाँ पे डूबत ऋण आयोजन आपने डेबिट वाले में से घटा दिया है, तो इसलिए उसको अभी अलग से लिखना जरूरी नहीं है, लिखना ही नहीं है आपको। और अगर आपने नहीं घटाया है डेबिट पक्ष में तो उसको आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद जो भी छूटी हुई मद है समायोजन में से जो लाभ हानि खाते में आने वाली है, तो उसके लिए बचा है तीसरे नंबर की समायोजन। विनियोग पर 150 रुपये का ब्याज अर्जित है, तो विनियोग पर ब्याज अर्जित है मतलब कि एक्रूड इनकम है, ये एक्रूड इंटरेस्ट है। तो यह जो इंटरेस्ट है वह आपको क्रेडिट पक्ष में लाभ हानि खाते के दिखाना है, और इसीलिए लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में आप लिखोगे विनियोग पर अर्जित ब्याज, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट करके लिखोगे 150 रुपया। अमाउंट निकाल के दी है 150 रुपया, तो उसे आपको क्रेडिट में शामिल करना है लाभ हानि खाते के। और फिर एक 5वीं समायोजन है भवन पर
5% की दर से घटौती लगाना है। घटौती को ही डिप्रेशिएशन या तो मूल्यह्रास कहते हैं, शॉर्ट में हम ह्रास करके भी शब्द लिख सकते हैं। तो भवन पर घटौती, भवन के मूल्य में कमी करनी है और जो भी संपत्ति के मूल्य में जो कमी होगी वह लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखेगी। और इसीलिए यहाँ पे आपको लिखना है घटौती अर्थात ह्रास भवन पर है 5%। भवन का मूल्य वहाँ पे दिया हुआ था 15,000 रुपया। 15,000 का 5% निकालोगे तो अमाउंट आएगी 750 रुपया। तो घटौती अर्थात ह्रास हो गया भवन पर 750 रुपया। अभी बाकी सभी समायोजनों को आपने लिख लिया था, जो भी लाभ हानि खाते में शामिल होने वाली समायोजन थी उसको आपने लिख लिए है। अभी आपको निकालना है अंतर। तो अंतर के लिए देखेंगे कौन सा पक्ष बड़ा है, डेबिट बड़ा है कि क्रेडिट बड़ा है। तो क्रेडिट में सकल लाभ, कमीशन, किराया और विनियोग पर अर्जित ब्याज है। टोटल करके देखते हैं तो 9,400 रुपये आता है। और डेबिट में वेतन, विज्ञापन, बीमा, डूबत ऋण, घटौती इतनी मदें है। फिर भी 9,400 से यह रकम बहुत कम है और इसीलिए क्रेडिट पक्ष बड़ा है। क्रेडिट पक्ष का योग बराबर समान लाइन पे दोनों पक्षों में लिखेंगे और फिर आपको निकालना है अंतर। अंतर को नाम देना है शुद्ध लाभ, यही आपका आंसर बनेगा। और 9,400 में से अगर आप ये जो 4-5 मदों को घटाते हैं तो आंसर बचेगा 7,550 रुपया। और यह जो 7,550 रुपया है वही है आपका शुद्ध लाभ, जिसे आपको पूंजी खाते में स्थानांतरित करना है। ब्रैकेट में आपको सूचना लिख लेनी है, पूंजी खाते में स्थानांतरित। योग है 9,400 और आंसर है 7,550 रुपया, 7550। यह है नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ, जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो इस प्रकार से यह व्यापार खाता एवं लाभ हानि खाता यहाँ पे आपने बना लिया है। अभी बारी है आपको चिट्ठा बनाने की, तो अभी बनाएंगे चिट्ठा। तो चिट्ठे के लिए तुरंत 4 कॉलम स्टार कर लेने हैं। दायित्व राशि, संपत्ति या राशि। अभी दायित्व पक्ष चिट्ठे का हेडिंग बराबर लिख लोगे, चिट्ठा बैलेंस शीट करके, और नीचे तिथि लिखोगे क्योंकि ये एक विशिष्ट तिथि का बनता है। जो भी आपका प्रश्न है 31 दिसंबर 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बाकी के 2 खाते आपने बना लिए हैं, व्यापार खाता एवं लाभ हानि खाता। अभी ये जो चिट्ठा रहेगा वो चिट्ठा आपकी 31 दिसंबर 2000 उस तिथि की आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन करने वाला है और इसीलिए आपको ब्रैकेट में डेट लिखनी है 31 दिसंबर 2000 का। तो इस टाइप से डेट लिख लोगे और फिर 4 कॉलम तैयार कर लोगे। दायित्व राशि, संपत्ति राशि। तो अभी दायित्व पक्ष में आने वाली मदों पर विशेष ध्यान दोगे। जो भी अभी दायित्व में जो मदें आएगी वह रहेगी तलपट के क्रेडिट पक्ष में छुटी हुई मदें। अभी तक आपने जिसको व्यापार खाते में और लाभ हानि खाते में शामिल नहीं किया वह जो मदें है वह कहाँ पे आएगी, दायित्व पक्ष में आएगी, क्रेडिट वाली। तो क्रेडिट की जो मद है पूंजी, तो वह दायित्व में सबसे पहले लिखना है और इसलिए पूंजी 15,000 रुपया पहले यही दिया है वैसे किराए के बाद, तो पूंजी करके लिख लेंगे 15,000 रुपया। पूंजी में शुद्ध लाभ जोड़ेंगे 7,550 अर्थात 22,550 रुपया पूंजी अभी तक हो गई है। आहरण भी दिया हुआ था, 500 रुपये का आहरण दिया हुआ था। आहरण को आपको घटाना है पूंजी में से और शुद्ध पूंजी की रकम 22,050 रुपया बाहर राशि के कॉलम में दिखानी है। तो ये हो गई शुद्ध पूंजी 22,050, 22050। फिर उसके बाद पूंजी के बाद है आपका लेनदार, तो लेनदार को बराबर दायित्व पक्ष में शामिल करोगे। तो लेनदार है आपका 3,000 रुपये का। और ये जो आखिरी समायोजन थी, एक व्यापारी को 500 रुपये का माल लौटाया किंतु लेखा नहीं किया, तो वह जो व्यापारी को आपने माल लौटाया है उससे आपका लेनदार कम हो गया है। 3,000 में से 500 रुपया कम होगा, 2,500 रुपया ही लेनदार बचेगा। फिर आपको दायित्व पक्ष में आने वाला जो मद है वह है देय विपत्र। देय विपत्र को बराबर लिख लोगे 900 रुपये, इसमें कोई समायोजन नहीं है। और फिर समायोजन नंबर 2 में जो अदत्त मजदूरी, अदत्त वेतन जो था वह दायित्व पक्ष में आपको लिखना है, क्योंकि जो भी अदत्त व्यय है वह दायित्व पक्ष में शामिल होंगे। तो इस प्रकार से दायित्व पक्ष, अभी समायोजन में से दायित्व में कुछ नहीं आएगा। तो इस टाइप से दायित्व पक्ष कंप्लीट हो गया। संपत्ति पक्ष अभी लिखेंगे, पूर्ण करेंगे। तो संपत्ति पक्ष पूर्ण करने के लिए आपके तलपट के डेबिट पक्ष में जो भी अभी तक की मदें छूटी हुई है, जिसको आपने व्यापार खाता लाभ हानि खाते में नहीं लिखा है, वह सभी मदें संपत्ति पक्ष में जाएगी। पर हम ये जो अंतिम खाते जो बना रहे हैं वो स्थायी क्रम के अनुसार बना रहे हैं, इसलिए जो भी स्थायी संपत्ति है उसको शुरुआत में ले लेना है। तो भवन है 15,000 रुपये का,
तो भवन सबसे पहले लिख लो, और भवन पर 5% घट होती है, मतलब कि ह्रास है। तो भवन 15,000 रुपये लिख लेंगे संपत्ति पक्ष में, उसमें से ह्रास जो है, घटौती जो है 5%, उसको घटा दोगे, अर्थात आपका भवन का शुद्ध वास्तविक मूल्य जो बचा है वो है 14,250 रुपया, 14,250 भवन हो गया। भवन के बाद आप लिख लोगे विनियोग। विनियोग इन्वेस्टमेंट 1,500 रुपये का है, तो विनियोग आप संपत्ति पक्ष में लिखोगे 1,500 रुपया। और विनियोग पर अर्जित ब्याज करके दिया गया था समायोजन नंबर 3 में, ब्याज अर्जित है 150 रुपया। तो ये जो विनियोग पर अर्जित ब्याज आप वहां पे विनियोग में जोड़ दोगे। अगर विनियोग में नहीं जोड़ते हैं तो भी आपको संपत्ति में लिख लेना है उसको। तो विनियोग में जोड़ना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि विनियोग पर ब्याज है, इसलिए विनियोग का मूल्य बढ़ चुका है। तो विनियोग का मूल्य बढ़ चुका है अभी, और नया मूल्य हो चुका है 1,650 रुपया। 1,500 में 150 जोड़ने के बाद यह हो गया विनियोग। फिर उसके बाद लिखेंगे देनदार। तो देनदार की अमाउंट है 4,000 रुपया। तो देनदार संपत्ति में लिख लोगे, और जो समायोजन है, समायोजन नंबर 4, 10% देनदार पर डुबत ऋण आयोजन कीजिए करके बोला गया था। तो देनदार में से 10% डुबत ऋण आयोजन आपको घटा देना है। तो 4,000 में से 400 रुपया घटेगा, 3600 रुपये का शुद्ध देनदार रहेगा। फिर संपत्ति में आने वाला जो मद है, रोकड़ है, रोकड़ लिख लेंगे बराबर 1,000 रुपया। अभी तलपट में जो दिया हुआ था सूचना वो कंप्लीट हो गई, अभी समायोजन में से सूचना जो है छुट्टी है उसको लिखेंगे। तो अंतिम स्टॉक आपको संपत्ति में लिखना पड़ता है। तो अंतिम स्टॉक है 5,000 रुपया। और फिर सेकंड नंबर की सूचना में बीमे का 1/3 भाग अगले वर्ष के लिए है, मतलब कि पूर्वदत्त बीमा संपत्ति पक्ष में लिखेंगे। तो इस प्रकार से पूर्वदत्त बीमा भी लिख ले। अभी कोई समायोजन अभी छुट्टी नहीं है, सभी समायोजनों का आपने पूर्णतः यहाँ पे अपना लिया है, उसको बराबर जहाँ पे लिखना था वहाँ पे शामिल हो चुका है। तो चिट्ठा भी बनकर तैयार है। तो चिट्ठे के दायित्व पक्ष में पूंजी, लेनदार, देवी पत्र, अदत्त मजदूरी, अदत्त वेतन इतनी मदे आ चुकी है। और संपत्ति में भवन, विनियोग, देनदार, रोकड़, अंतिम स्टॉक, पूर्वदत्त बीमा, तो इस प्रकार की सूचनाएं शामिल हो गई है। अभी करेंगे चिट्ठे का योग। तो चिट्ठे का योग करने के लिए दोनों पक्ष भी समान होने चाहिए। तलपट अगर मिलान वहां पे दिया है, टोटल इक्वल दी है उसकी, तो चिट्ठा भी इक्वल ही आना चाहिए। तो अगर योग करते हैं तो 25,600 रुपया योग दोनों पक्षों का दिखेगा, और अपना चिट्ठा बराबर टैली होगा। योग करके देख लेना। दायित्व पक्ष में 22,050, 2,500, 900, 50 एवं 100 इनको जोड़ते हैं तो 25,600 हो जाता है। संपत्ति पक्ष में 14,250, 1,650, 3,600, 1,000, 5,000 एवं 100 इनको जोड़ने पर संपत्ति का भी योग हो जाएगा 25,600। तो इस प्रकार से ये अपना प्रश्न था। तो टोटल प्रश्न करने के लिए आपको समायोजन की जो बारीकियां है उस पर विशेष अध्ययन करना